आज अपनी बात करेंगे आदि मानव का इतिहास। सभ्यता। सभ्यता शब्द का अर्थ उन संसाधनों और कला कौशल से है जिसके द्वारा मनुष्य समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक बार हम ध्यान देंगे, सभ्यता का जो अर्थ है उन संसाधनों और कला कौशल से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसको सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सभा शब्द से बने सभ्यता शब्द का शाब्दिक अर्थ उन मानव व्यवहारों का ज्ञान अथवा अनुशासन के वे नियम जिनसे बनकर मनुष्य समाज में सामूहिक जीवन का आचरण करता है। सभ्यता उपयोगिता मूलक सामाजिक अनुशासन है जो मानव को पशु से अलग करती है। पशु से जो अलग करने का काम करती है वो सभ्यता ही है। सभ्यता का संबंध मनुष्य के बाह्य स्वरूप अथवा भौतिक प्रगति से है। भौतिक चिंतन द्वारा जब मनुष्य ज्ञान, नीति, आचरण एवं परंपराओं की मानसिक प्रवृत्तियों का सर्जन करता है, वह उसकी संस्कृति है। सभ्यता और संस्कृति दोनों संबंधित है। सभ्यता शरीर है, सभ्यता शरीर है तो संस्कृति आत्मा है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय लगभग 5000 ईस्वी पूर्व यानी आज से 7000 वर्ष पहले
भागों में होने लगा। विशेष बात यह है कि प्रमुख सभ्यताओं का उदय हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में स्थितियां सभ्यता के विकास के अनुकूल थी। इन सभ्यताओं की कुछ समान विशेषता थी, यद्यपि इनमें से हर एक का अपना एक विशिष्ट महत्व है। उसका मानव प्रगति में अपना विशेष योगदान रहा है। आदि मानव का इतिहास। सृष्टि की उत्पत्ति और मानव जीवन के अवतरण की कहानी बहुत ही रोचक है। 1 अरब 36 करोड़ वर्ष की आयु वाली इस पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक परिवर्तन होते रहे। करोड़ों वर्ष पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन होते रहे। जलचर, रेंग कर चलने वाले, उड़ने वाले एवं अंत में जलचर, रेंग कर चलने वाले, उड़ने वाले और अंत में स्तनधारी। सर्वप्रथम जलचर जो जल में निवास करते हैं उनका जन्म हुआ। उसके पश्चात रेंग कर चलने वाले जीवों का जन्म हुआ। उसके पश्चात उड़ने वाले जीवों का जन्म हुआ और सबसे अंत में स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। स्तनधारी जीव से विकसित मानव पुरुष बिना पूंछ के बंदर के समान निवस्त्र घूमते रहते थे। वे गुफाओं में, पेड़ों पर रहते थे। वे कंदमूल, फल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इस आदि मानव का विकास काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक अनुमानित माना गया है। इस युग को हिमयुग के नाम से पुकारा जाता है।
आदि मानव के विकास की इस दीर्घ यात्रा काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। हाथ, वाणी और विचार, इन तीन शक्तियों की महती भूमिका आदि मानव से मानव बनने में रही। उपलब्ध अवशेषों के आधार पर मनुष्य के इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल और धातु काल में बांटा गया। मानव प्रगति की कहानी को इतिहास कहते हैं। लिखना सीखने के पहले भी मानव इस धरती पर लाखों वर्ष रह चुका था। यह सुदूर अतीत मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, जो कि प्राक इतिहास कहलाता है। उसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। जहां प्रागैतिहासिक मनुष्य रहते थे, वहां के उत्खनन में पुराने औजार, जहां पर प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य जो रहते थे, वहां पर मिट्टी के औजार निवास करते थे। वहां पर मिट्टी के औजार मिट्टी के बर्तन, रहने के स्थान तथा मनुष्य और जानवरों की हड्डियां मिली है। मनुष्य व जानवरों की हड्डियां मिली है। इन चीजों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक विवरण तैयार किया। इस विवरण से मालूम हुआ प्रागैतिहासिक काल में क्या घटनाएं घटी और मनुष्य कैसे रहते थे। अपने विकास काल के मनुष्य ने साथ साथ मिलकर रहना, प्रगति में पाए जाने वाले फलों, शिकारों की खोज में एक साथ जीना सीखा। पत्थर के औजार बनाना, कपड़े के रूप में पत्थरों के औजार बनाना सीखा। इसके अलावा जानवरों की खाल, शरीर ढकने में काम लेते थे। रहने के लिए घर बनाना सीखने में लाखों वर्ष लगे। उसने बोलना, आग जलाना सीख लिया, किंतु इसके उपरांत भी वह शिकार करके, मछली मारकर तथा प्रकृति में पाए जाने वाले भोजन को इकट्ठा करके ही जिंदा रहता था। आदि मानव के विकास के इस काल को पाषाण युग कहा जाता है। इस काल को पाषाण काल के नाम से पुकारा जाता है। अब से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य
तेजी से विकास करने लगा था। 10,000 पूर्व तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुआ। उस समय उसने अनेक प्रकार के उन्नत औजार बनाने सीख लिए। इस काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को मध्य पाषाण काल के नाम से पुकारा जाता है। 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने तेजी से विकास किया और उसने उन्नत औजार बनाने सीख लिए। इस काल को मध्य पाषाण काल के नाम से पुकारा जाता है। भोजन इकट्ठा करने वाले से मनुष्य भोजन उत्पादन करने वाला बन गया। फसलों को उगाने से मनुष्य के जीवन में बड़े परिवर्तन हुए। एक नया युग ही आरंभ हो गया। इस युग को नव पाषाण काल कहा जाता है। फसलों को उगाने का जो काम किया गया था, उस काल को नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मानव के विकास से लेकर कुछ वर्षों के बाद ही ज्ञानी मानव इस धरती पर प्रकट हो सके। मानव विकास के दौरान मानव वानरों की भांति दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीधा चलना सीखा। उसके दिमाग का आकार बढ़ा। वह ज्ञानी मानव बन सका जो कि सोच समझ सकता था। होमो सेपियस अर्थात ज्ञानी मानव के प्रकट होने से लेकर अब तक के 30,000 वर्षों में मनुष्य में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो आज भी बंद नहीं हुए हैं। जो परिवर्तन आज तक चलता आ रहा है वह है इसकी संस्कृति में परिवर्तन। संस्कृति से तात्पर्य रहने का ढंग। संस्कृति से तात्पर्य है रहने का ढंग, व्यवहार, जीविका,
तात्पर्य है कि रहने का ढंग, व्यवहार, जीविका, कमाने का तरीका, नया ज्ञान खोजना, कला साहित्य में अपने विचार व्यक्त करना ही संस्कृति कहलाता है। पुरातत्वविद अतीत में रहने वाले हमारे पूर्वजों के दैनिक जीवन और उनके व्यवसायों पर रोशनी डालने के लिए टीलों और खंडरों के रूप में पुराने सूत्रों की खुदाई को जिन विद्वानों ने एक विज्ञान का रूप दिया उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। पुराने खंडर पुरातत्वविद से तात्पर्य है कि हमारे पूर्वजों के दैनिक जीवन और उनके व्यवसायों पर रोशनी डालने के लिए टीलों और पुराने खंडरों के रूप में खुदाई को जिन विद्वानों ने एक विज्ञान के रूप में, एक विज्ञान का रूप दिया उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्व का ज्ञान पुरातत्वविदों की देन है। इसने हमें लाखों वर्ष की मानव प्रगति से परिचित करवाया। पुरातत्व सामग्रियों का काल निर्धारण। पुरातत्व सामग्रियों का काल निर्धारण। पुरातत्वविद जिन वस्तुओं को ढूंढ निकालते हैं उनकी तिथि निर्धारित करने के लिए विविध तरीके अपनाते हैं। अगर ऐसे सिक्के या अभिलेख मिलते हैं जिन पर किसी राजा का नाम होता है और उनके साथ मिलने वाली अन्य सामग्रियों की तिथि भी मोटे तौर पर निर्धारित की जा सकती है। विज्ञान ने ये मालूम करने में मदद दी है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। सभी वस्तुओं में एक प्रकार की रेडियोधर्मी कार्बन होता है। रेडियोधर्मी कार्बन वस्तु में होता है।
होता है उसे कार्बन 14 कहते हैं। जब मनुष्य, पशु और पौधे जिंदा होते हैं तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसे खो देती है। जब कोई जीवित वस्तु नष्ट हो जाती है तब वायुमंडल से नया कार्बन 14 नहीं लेती, अपितु वह उसे एक निश्चित दर से खोती रहती है। किसी वस्तु में निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर वैज्ञानिक हमें बता सकते हैं कि वह वस्तु मोटे तौर पर कितनी पुरानी है। इसे तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। पुरातत्व सामग्रियों का काल निर्धारण। हमें प्राचीन काल के जो सिक्के, अभिलेख मिलते हैं तो उन पर सन वगैरह अंकित होते हैं, उससे हमें उस समय का काल निर्धारण होता है। परंतु मनुष्य, पौधे और पशु जब जिंदा होते हैं तो कार्बन 14 ग्रहण करते हैं, परंतु मरने के पश्चात कार्बन 14 ग्रहण नहीं करते, वो धीरे धीरे इसको खोते रहते हैं। वैज्ञानिक हमें बता सकते हैं कि वस्तु मोटे तौर पर कितनी पुरानी है। इसे तिथि निर्धारण को कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। कार्बन 14 पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है।